आज मैं आप लोगों को कैश फ्लो स्टेटमेंट चैप्टर नंबर 5 कैश फ्लो स्टेटमेंट में एडिशनल इंफॉर्मेशन के जो हमारे लेजर्स बनते हैं उन लेजर्स को रिपीट कर रही हूँ अगेन। जो मैंने आप लोगों को उस दिन मशीनरी का लेजर बनवाया था, एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन का लेजर बनवाया था, वो अगेन एक क्वेश्चन में बना रही हूँ और बाकी भी और आपको लेजर बनाने सिखा रही हूँ। ठीक है बच्चों, आप खोलो इलस्ट्रेशन नंबर 53 पेज नंबर 5.75 टीएस ग्रेवाल का 2025 एडिशन। सबसे पहले हम एडिशनल इंफॉर्मेशन ही पढ़ते हैं और उसके बेसिस पर अगर किसी चीज के हमारे लेजर्स बनने हैं तो हम लेजर्स बनाते हैं पहले। ठीक है, अब इसमें पहली एडिशनल इंफॉर्मेशन में आपको क्या दिया, उन्होंने क्या बोल रहे हैं, ड्यूरिंग द ईयर मशीनरी कॉस्टिंग 20,000 एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन, मतलब उस पर्टिकुलर मशीनरी जो बिक रही है उसके ऊपर टोटल डेप्रिसिएशन परचेज की डेट से लेकर टिल द डेट ऑफ सेल टोटल डेप्रिसिएशन वाज 15,000 एंड इट वाज सोल्ड फॉर 12,000। तो हम पहले मशीनरी का लेजर बनाएंगे। मशीनरी इज एन एसेट, तो जब भी आप किसी एसेट का लेजर बनाते हो तो उसमें उसका जो ओपनिंग बैलेंस है डेफिनेटली वो डेबिट साइड पर आएगा। पापा वाला फॉर्मेट है पर्टिकुलर्स अमाउंट पर्टिकुलर्स अमाउंट, ये मैंने आपको लास्ट सेशन में भी बता दिया था। मशीनरी का हमें बैलेंस कितना दिया गया है बच्चों, 3,50,000। आप नोट्स में देख सकते हो, नोट्स टू अकाउंट्स में पॉइंट नंबर 3। संचित कहाँ से लिया बेटा मैंने, कितना है अमाउंट, कहाँ है, और क्लोजिंग कितना है, बिसरीन नो, अटेंटिव रहो ना, देखो ना कहाँ से अमाउंट पिक कर रही हूँ। 3,50,000 का इसका ओपनिंग बैलेंस है बच्चों। क्लोजिंग बैलेंस बाय बैलेंस सीडी करके डाल दोगे विच इज 4,70,000। ठीक है, अब हम एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन का भी लेजर बनाएंगे। एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन इज ऑल्सो प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन। पीडीएफ खोलो उस दिन वाली, क्वेश्चन मत दो बेटा, इसको पीडीएफ खोल के दो, अपने आप दिमाग लगाएगा। एक बार मोबाइल में दे दे बेटा, एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन का जब आप लेजर बनाओगे क्वेश्चन मत दियो बेटा, पीडीएफ खोल दे एमडब्ल्यूएफ 430 वाली। ये हमारी लायबिलिटी होती है बच्चों। ठीक है, तो इसके केस में इधर दो, वापस दो उसको, बाय बैलेंस बीडी पार्थ आप नहीं हेल्प करोगे बेटा, आप बस पीडीएफ खोल के दे दो उस ग्रुप पे। बाय बैलेंस बीडी 50,000 ओपनिंग बैलेंस एंड क्लोजिंग बैलेंस कितना अंश अग्रवाल, ओपनिंग वाज 50, क्लोजिंग इज 60। ऊपर चलो, ठीक है। अब देखो नीचे एडिशनल इंफॉर्मेशन में उन्होंने क्या बोला है, जो पीस ऑफ मशीनरी बिक रहा है उसका कॉस्ट प्राइस 20,000 है, उस पर अब तक का टोटल डेप्रिसिएशन जब से वो खरीदी गई तब से लेकर अब तक का टोटल डेप्रिसिएशन 15,000। 5,000 का इसका मतलब बुक वैल्यू है, हमारे अकॉर्डिंग उस मशीनरी का बुक वैल्यू ऑन द डेट ऑफ सेल इज 5,000 एंड इट वाज सोल्ड फॉर 12,000। सेलिंग प्राइस 12,000 दिया, इसका मतलब 7,000 रुपए का बच्चों हमें प्रॉफिट हो गया। ठीक है, तो ये एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन
ये सेलिंग प्राइस और प्रॉफिट, ये 3 चीजें आपकी मशीनरी के लेजर में जाएंगी। तो इसके रिगार्डिंग ये जो 15,000 का डिप्रिसिएशन उस पीस ऑफ मशीनरी के ऊपर कलेक्ट हुआ था, डेफिनेटली ये 15,000 का डिप्रिसिएशन हमारा इस 50,000 में है, तो हमें इसे मशीनरी के लेजर में शिफ्ट करना है। तो 2 मशीनरी अकाउंट लिखेंगे यहाँ पर, $15,000 का डिप्रिसिएशन, ठीक है। और फिर इधर क्या लिखोगे मशीनरी के लेजर में, देख ली ना पीडीएफ, दे दो उसे वापस। मशीनरी के लेजर में यहां पर लिखोगे आप बाय प्रोविजन फॉर डिप्रिसिएशन 15,000, बाय बैंक सेल 12,000, सेलिंग प्राइस डालेंगे यहाँ पर। एंड प्रॉफिट के लिए हम लोग लिखते हैं बच्चों टू स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट 7,000, ठीक है। अब इनको क्लोज कर देते हैं, बस इतनी इंफॉर्मेशन डालनी होती है हमें। क्लोज करने के रिगार्डिंग आपके पास यहाँ पर जो टोटल आ रहा है वो आ रहा है हमारा 30 32 5,02,000, ठीक है। कितना बेटा 4,85,000 87, हाँ 497, सॉरी। $4,97,000, इसमें से इसको माइनस करोगे टू बैंक अकाउंट परचेजेस आ जाएगा, बैलेंसिंग फिगर 1,40,000। इसको मैंने आपको दूसरे तरीके से भी समझाया था अगर आपको याद हो। सेशन स्टार्टिंग में हमारे पास 3,50,000 की मशीनरी थी, उसमें से कितनी कॉस्ट की बिक गई बच्चों, 20,000 कॉस्टिंग बताया था ना उन्होंने। 20,000 कॉस्ट की अगर बेच दी इन्होंने ड्यूरिंग द ईयर, तो इनके पास ईयर एंड पर 3,30,000, गूगल मत करना, हाँ। इनके पास ईयर एंड पर 3,30,000 की मशीनरी बचनी चाहिए थी। कितनी बची हुई है 470, तो इसका मतलब 1,40,000, 1,40,000 का इसका मतलब हमने परचेज कर लिया। पता चलता है? नहीं 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 नहीं, आपको पता चलता है जब आप शोर मचाते हो तो दूसरों को कैसे नहीं समझ आता। अब नहीं बोल रहा ना, मतलब कैन यू रियलाइज कनेक्ट, ठीक है बच्चों। तो हमारा ये 4,97,000 टोटल आया और रिमेनिंग बैलेंस परचेजेस। इसका जब बैलेंसिंग अमाउंट निकालोगे, भावन अपने आप करो, यहाँ का बैलेंसिंग अमाउंट बाय डिप्रिसिएशन हो जाएगा। $25,000 पुश करें ना अंश, अपने काम पे ध्यान दो बेटा। 25,000 का हमारा डिप्रिसिएशन आ गया। अब सुनो ध्यान से, मैंने आपको बोला था जब भी, चुप हो जाओ, आपको मैंने बोला था कि जब भी लेजर बन जाता है किसी का, तो हम लोग क्या करते हैं, हम उस कंटेंट को वहां से बैलेंस शीट से नहीं लेते, डिफरेंसेस BDCD फ्रीज हो जाता है। प्रोविजन फॉर डिप्रिसिएशन का अमाउंट यहां पर कैंसिल हो जाएगा, ठीक है। सेल इन्वेस्टिंग एक्टिविटी में प्लस हो जाएगा, परचेज इन्वेस्टिंग एक्टिविटीज में माइनस हो जाएगा। प्रॉफिट ऑन सेल ऑफ मशीनरी कहां पर आएगा,
नॉन ऑपरेटिंग इनकम्स, वेरी गुड संचित। नॉन ऑपरेटिंग इनकम का जो हमारा हेडर बनता है उसमें आएगा, ठीक है। और ये प्रोविजन फॉर डिप्रिसिएशन तो हो गया कैंसिल, तो बाकी सब हमने डाल दिया। इसके बाद एक्यूमुलेटेड डिप्रिसिएशन का भी BD/CD फ्रीज हो गया, ये वाला 2 बार ही यूज हो चुका, कैंसिल हो गया इम्पैक्ट इसका। यहाँ पर ये डिप्रिसिएशन कहाँ पर आएगा कैश फ्लो स्टेटमेंट में? नॉन कैश एंड नॉन, हाँ फर्स्ट वाला हेडर नॉन कैश एंड नॉन ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस में आएगा बच्चों, बेटा क्योंकि वो अमाउंट 2 बार ही यूज हो गया, यहाँ पे भी हो गया 15,000 ऊपर भी चला गया, वो एडजस्टमेंट 2 बार ही आ चुकी है। नॉन कैश एंड नॉन ऑपरेटिंग एक्सपेंस में हमारा ये ऐड हो जाएगा, ठीक है बच्चों, ओके। अब मैं आपको बनाना सिखाती हूँ इन्वेस्टमेंट का लेजर। बाकी क्वेश्चन क्योंकि मैं आपसे करवाऊंगी, कैश फ्लो स्टेटमेंट मैं आप लोगों से बनवाऊंगी। अब देखो नॉन करंट इन्वेस्टमेंट हमें एडजस्टमेंट नंबर 2 दी है बच्चों, उन्होंने कह रहे हैं कि नॉन करंट इन्वेस्टमेंट्स वर सोल्ड एट अ प्रॉफिट ऑफ 20% विच इज ट्रांसफर्ड टू कैपिटल रिजर्व। तो मतलब आप नॉन करंट इन्वेस्टमेंट का भी लेजर बना लोगे। नॉन करंट इन्वेस्टमेंट हमारी एसेट होती है कि लायबिलिटी होती है? एसेट होती है ना, तो इसका मतलब इसका ओपनिंग बैलेंस किस साइड पर आना चाहिए? डेबिट साइड पर। टू बैलेंस BD, बैलेंस शीट में टू बैलेंस BD आप देख सकते हो नॉन करंट इन्वेस्टमेंट का, नॉन करंट एसेट में जाकर 50,000 दिया गया है बच्चों। पुष्कर ये 50,000 कहाँ से लिया और इसका क्लोजिंग बैलेंस कितना है बताओ? पुष्कर क्या किसके पास बुक नहीं है? नॉन करंट इन्वेस्टमेंट का मैंने 50,000 कहाँ से लिया और इसका बैलेंस CD कितना होगा बताओ, जल्दी बता बेटा, इतना टाइम नहीं है। बैलेंस CD कितना है? यस 40,000। ठीक है बच्चों, समझ आया कॉन्सेप्ट? नॉन करंट इन्वेस्टमेंट का लेजर बना रहे थे हम, और इसमें BD हमारा डेबिट साइड पर क्यों आ रहा है? क्योंकि हमारी एसेट है। CD हमारा क्रेडिट साइड पर क्यों आ रहा है? ऑब्वियसली क्योंकि हमारी एसेट है, ठीक है। तो 50,000 एंड 40,000 हमने ओपनिंग क्लोजिंग बैलेंसेस दिखा दिए। इसके बाद एडजस्टमेंट में क्या बोला इन्होंने? कह रहे हैं कि ड्यूरिंग द ईयर नॉन करंट इन्वेस्टमेंट्स वर सोल्ड एट अ प्रॉफिट ऑफ 20%। अब इन्होंने अमाउंट नहीं बताया कि कितनी कॉस्ट की इन्वेस्टमेंट को बेचा जा रहा है। कह रहे हैं हमने अपनी इन्वेस्टमेंट को ना 20% प्रॉफिट पर बेच दिया। तो बता सकते हो कितनी वैल्यू की इन्वेस्टमेंट को बेचा होगा? कितना? 40,000 को बेच दिया। पुलकित सुनते क्यों नहीं हो ध्यान से? इन्होंने बोला कि ड्यूरिंग द ईयर हमने अपनी इन्वेस्टमेंट्स को सब ऊपर रखेंगे, बुक में नहीं देखेंगे, कोई भी बुक में नहीं देखेगा। आरव नहीं पढ़ना ना, मैं बता रही हूँ। ये कह रहे हैं ड्यूरिंग द ईयर नॉन करंट इन्वेस्टमेंट्स, पावनी नहीं मैं बोल रही हूँ ना, कह रहे हैं ड्यूरिंग द ईयर हम लोगों ने इन्वेस्टमेंट्स को 20% प्रॉफिट पर बेच दिया। कितनी वैल्यू की इन्वेस्टमेंट को 20% प्रॉफिट पर बेचा? जशित जल्दी बोल। आरव, पुलकित, पावनी, देख लिया तुमने? बिसरीन 10,000। पावनी बिल्कुल ठीक बोला बेटा आपने। भाई सेशन स्टार्टिंग में आपके पास 50,000 की इन्वेस्टमेंट, आपने बोला 10 बेटा, गुड गुड। 50,000 की इन्वेस्टमेंट आपके पास सेशन स्टार्टिंग में थी, एंड में 40 की है, तो तुम ये कैसे कह रहे हो 40 की बेच दी? CD 40 ना, 10,000 की बेची ना बेटा।
सेशन स्टार्टिंग में आप 50,000 की इन्वेस्टमेंट लेके बैठे हो, एंड में 40,000 की हो गई। कह रहे हैं ड्यूरिंग द ईयर हमने इन्वेस्टमेंट बेची, ऑब्वियसली क्लियरली हमें दिख रहा है कि बेची, ठीक है। तो जो बेची उसका कॉस्ट प्राइस कितना है बच्चों, 10,000, और कह रहे हैं हमने 20% प्रॉफिट पर बेचा, तो हम इस कॉस्ट प्राइस पर ही प्रॉफिट लगाएंगे 2,000। इसका मतलब सेलिंग प्राइस कितना है इनका, तो वो हमारा कैसे करके हम पुट करेंगे, ऑब्वियसली बाय बैंक, एसेट बेच रहे हो तो बैंक अकाउंट डेबिटेड टू इन्वेस्टमेंट होगा ना, बाय बैंक करके सेल डाल देंगे हम 12,000 रुपीज। प्रॉफिट को यहाँ पर लिख देंगे टू स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस, क्योंकि कंपनी के केस में प्रॉफिट एंड लॉस नहीं बनता, स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस बनता है। बट इसमें इन्होंने क्या बोला कि दीज इन्वेस्टमेंट्स वर सोल्ड एट अ प्रॉफिट ऑफ 20%। दे दो मोबाइल इधर, ऐसे के ऐसे इसी सेम विंडो पर दे दो। स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस नहीं लिखना, क्यों, क्योंकि उन्होंने बोला विच इज ट्रांसफर टू कैपिटल रिजर्व। कह रहे हैं कि हमने ना प्रॉफिट के अमाउंट को कैपिटल रिजर्व में ट्रांसफर कर दिया था, तो हमने प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में नहीं डाला, हमने कैपिटल रिजर्व में ट्रांसफर कर दिया, ठीक है बच्चों, क्योंकि इन्होंने स्पेसिफाई किया इस वजह से, अदरवाइज हम टू स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस ही लिखते। ओके, इन्वेस्टमेंट का लेजर क्लियर है, कोई डाउट? क्या इन्वेस्टमेंट्स पर डिप्रिसिएशन लगता है? नहीं ना, ऐसी बातें तो नहीं करोगे ना कभी प्लीज। फिक्स्ड एसेट्स पर लगता है, इन्वेस्टमेंट पर नहीं लगता। इसके बाद थर्ड एडजस्टमेंट, कह रहे हैं डिबेंचर्स वर रिडीम्ड एट पार ऑन 1 अप्रैल 2024। आपको याद होगा इंटरेस्ट ऑन डिबेंचर्स के रिगार्डिंग मैंने आपको लास्ट क्लास में एक तुक्का भी दे दिया था कि अगर वो आपको एडजस्टमेंट में बोलते हैं कि जो ये डिबेंचर्स का डिफरेंस आया है, क्या डिबेंचर्स में डिफरेंस आया है? नॉन करंट लायबिलिटीज में लॉन्ग टर्म बोरिंग्स देखो 80,000 अंश अग्रवाल, लॉन्ग टर्म बोरिंग्स में हमारे डिबेंचर्स 80 और 80 हैं, जैसे ध्यान दो 80 और 80 ही हैं। तो ये क्या बातें कर रहे हैं, कह रहे हैं कि डिबेंचर्स वर रिडीम्ड एट पार ऑन 1 अप्रैल। ये क्या बात हुई, कहाँ करे 80 और 80 है, कहाँ रिडीम हुए? रिडीम होने का तो मतलब ये होता है ना कि कम हो जाना, ये तो कम ही नहीं हुए, तो क्या रीजन है पुलकित बताओ? कह रहे हैं डिबेंचर्स हमने रिडीम करे, टर्न करो मोबाइल, मोबाइल शाना मत बन, दिखा इधर दे दे मुझे, इधर दे दे, स्लाइड मत कर। आप चुप रहिए बस। ये ग्रॉक है आया, आपने सर्च, आपने डाला वो बेटा? नहीं ना, अच्छा देख ली बस आपने, पीडीएफ अपने आप करो, ठीक है बच्चों। मैंने आपको बोला था कि अगर आपको डिबेंचर्स, अबे अब अबे रिडीम के रिगार्डिंग, रिडीम तो हो नहीं रहे, कैसे बोल रहे? कुछ भी मतलब कुछ भी। आद्या, याशना, बिसरीन, पावनी, भाई 80-80 के डिबेंचर्स हैं, तो 80-80 के डिबेंचर्स को ये रिडेम्पशन कैसे बोल रहे हैं बता? देखो बच्चों, करंट लायबिलिटीज में आपको शॉर्ट टर्म बोरिंग्स के अंदर पॉइंट नंबर 2 नोट्स टू अकाउंट्स पर आओ, शॉर्ट टर्म भी तो डिबेंचर्स होते हैं, हाँ बोला था आपने। तो ये जो हमारे शॉर्ट टर्म बोरिंग्स वाले डिबेंचर्स हैं वो 20,000 से 0 हो गए हैं पिछले साल 20, तो ये रिडीम हुआ है बच्चों। क्या सही था आंसर? ये देखो, हाँ तू तो 80-80 की बात कर रहा था, तो अब उन्होंने आपको कौन सी डेट दी है? उन्होंने बस उन्होंने बोला कि डिबेंचर्स वर रिडीम्ड एट पार
ऑन 1 अप्रैल, हाँ वो कह रहे हैं डिबेंचर्स जो हमने रिडीम करे वो हमने 1 अप्रैल 24 को ही रिडीम कर दिए। आपके लॉन्ग टर्म बोरिंग्स वाले डिबेंचर्स तो रिडीम हो ही नहीं रहे, शॉर्ट टर्म बोरिंग्स वाले 20,000 से जीरो हो गए, तो वो इन डिबेंचर्स की बात कर रहे हैं बेसिकली, ठीक है, क्योंकि ये रिडीम हुआ है ना 20,000 से जीरो हो गए, इसका मतलब बेटा दो ही होंगे, या तो लॉन्ग टर्म बोरिंग्स में या फिर शॉर्ट टर्म। लॉन्ग टर्म कम नहीं हो रहे ना, हाँ लॉन्ग टर्म या तो बढ़ रहे होंगे या इक्वल होंगे, वो तो रिडेम्पशन की बात कर रहे हैं, तो वो उनका कम होना जरूरी है, तो जो डिबेंचर्स कम हो रहे होंगे वो रिडेम्पशन है। तो मैंने आपको बोला था कि अगर ये आपको एडजस्टमेंट में फर्स्ट डेट देते हैं तो आप लास्ट डेट पर इंटरेस्ट लगाओगे क्लोजिंग वैल्यू पर। अब इन्होंने ओपनिंग वैल्यू बोली ना, कह रहे हैं डिबेंचर्स रिडीम हो गए 1 अप्रैल 24 को, मतलब जैसे ही साल स्टार्ट हुआ उसी टाइम पर इन्होंने 20,000 रुपया वापस कर दिया, तो इसका मतलब इनको इंटरेस्ट ऑन डिबेंचर्स किस पर देना चाहिए और कितना देना चाहिए, इस पर देना चाहिए 0 पर, तो 0 मतलब 0, तो इंटरेस्ट ऑन डिबेंचर्स नहीं बनेगा, इंटरेस्ट ऑन डिबेंचर्स हमारा 0 हो जाएगा बेटा, ठीक है, क्योंकि और मैंने आपको तुक्का भी दिया था, मैंने आपको तुक्का भी दिया था कि अगर इन्होंने ओपनिंग वैल्यू दी तो आप इंटरेस्ट क्लोजिंग पर लगाओगे, इन्होंने अगर आपको क्लोजिंग वैल्यू बोली तो आप इंटरेस्ट ओपनिंग वैल्यू पर लगाओगे, ठीक है, ये तुक्का भी है, रीजन बता रही हूँ, रीजन बता रही हूँ, चुप हो जाओ, रीजन बता रही हूँ, इन्होंने 20,000 के डिबेंचर्स को साल चढ़ते ही पहले दिन अगर पैसा वापस कर दिया जनता का, तो फिर इंटरेस्ट किस बात का, पूरा साल इन्होंने जनता का पैसा ही नहीं यूज करा, तो इंटरेस्ट 0, ठीक है। हाँ अगर ये बाय चांस 1 लाख होता, चुप हो जा, ये 1 लाख और ये हो जाता फॉर एग्जाम्पल 80,000, तो आप किस पर लगाते, 80,000 पर, ठीक है, रिडीम तो यहाँ भी हो रहा है, पर फिर आप 80,000 पर लगाते, ठीक है, ऐसा नहीं होगा बेटा, फिर ये स्पेसिफाई करेंगे कि शॉर्ट टर्म वाले की बात कर रहे हैं हम या लॉन्ग टर्म वाले की बात कर रहे हैं, तब स्पेसिफाइड होगा। इसके बाद टैक्स ऑफ ₹15,000, टैक्स ऑफ ₹15,000 पेड ड्यूरिंग द ईयर, हाँ तो इंटरेस्ट ऑन डिबेंचर्स अब तो कहीं नहीं जाएगा, हाँ अब तो कहीं नहीं जाएगा, अदरवाइज ये कुछ अमाउंट अगर बनता तो ये वन टाइम आता है नॉन कैश एंड नॉन ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस में, लेजर आपको मशीनरी, डेप्रिसिएशन, इन्वेस्टमेंट्स, प्रोविजन फॉर टैक्सेशन इनके बनाने होते हैं, पेटेंट्स के भी नहीं आएगा, 0 है, वो उस वाले का आया हुआ बेटा, लॉन्ग टर्म वाले का, उसका तो इम्प्लाइड होता है ना, उसकी तो एडजस्टमेंट खुद करनी होती है, कुछ ना बोले तो हमें इंटरेस्ट ऑन डिबेंचर्स खुद लगाना होता है, इस वजह से लॉन्ग टर्म वाले डिबेंचर्स पर इंटरेस्ट इन्होंने लगाया हुआ है। नॉन कैश नॉन ऑपरेटिंग में प्लस होगा और फाइनेंसिंग एक्टिविटीज में माइनस होता, नहीं बेटा, करंट लायबिलिटीज में एक्सेप्शन है, शॉर्ट टर्म बोरिंग्स नहीं आती, वो फाइनेंसिंग में, क्योंकि वो फंडिंग का सोर्स है, ठीक है। इसके बाद देखो नेक्स्ट एडजस्टमेंट इन्होंने क्या दिया बच्चों, कह रहे हैं कि टैक्स पेड ड्यूरिंग द ईयर, टैक्स पेड के रिगार्डिंग क्या हमारे पास प्रोविजन फॉर टैक्सेशन के बैलेंसेस हैं, नहीं है ना, आरएफ प्रोविजन फॉर टैक्सेशन के बैलेंसेस हैं, नहीं है ना, तो इन्होंने ये जो टैक्स पेड हमें दिया एडजस्टमेंट में, यही सेम अमाउंट विल बी कंसिडर्ड एज मेड ऑल्सो, सेम अमाउंट विल बी कंसिडर्ड मेड भी, मतलब आप ये दो जगह लेकर जाओगे, एक तो नोट्स में ऐड प्रोविजन फॉर टैक्सेशन मेड, ठीक है, और ऑपरेटिंग एक्टिविटीज में सबसे लास्ट में माइनस हो जाएगा अमाउंट 15,000, दो जगह जाएगी ना एडजस्टमेंट, अब आपको ऊपर बैलेंसेस तो दिए नहीं, टैक्स पेड ऑपरेटिंग एक्टिविटीज में सबसे लास्ट में माइनस, और ये मेड वाला टैक्स नोट्स में ऐड हो जाएगा, ठीक है, नोट्स में ऐड, फाइन। नेक्स्ट इंटरिम डिविडेंड पेड ड्यूरिंग द ईयर, हर तरह का डिविडेंड, चाहे इंटरिम डिविडेंड है, हर तरह का डिविडेंड
हर तरह का डिविडेंड नोट्स में ऐड एंड फाइनेंसिंग में माइनस। ठीक है, प्रपोज डिविडेंड, प्रेफरेंस डिविडेंड, इंटरिम डिविडेंड, तीनों तरह के डिविडेंड नोट्स में ऐड एंड फाइनेंसिंग एक्टिविटीज में माइनस। बड़े आभारी हैं हम आपके। ठीक है, ठीक है, फाइनेंसिंग एक्टिविटीज में माइनस पुष्कर एंड नोट्स में ऐड, हर तरह का डिविडेंड। फाइन, नेक्स्ट वन, 6th हमारी एडजस्टमेंट, बोर्ड हैज प्रपोज्ड फाइनल डिविडेंड फॉर द प्रीवियस ईयर, कितना 10%, बट शेयर होल्डर्स डिड नॉट अप्रूव द प्रपोज डिविडेंड, शेयर होल्डर्स ने प्रपोज डिविडेंड को अप्रूव नहीं किया। अप्रूव नहीं किया मतलब उन्होंने एक्सेप्ट नहीं करा, एक्सेप्ट नहीं करा तो इसका मतलब पे ही नहीं हुआ, तो इसकी कोई एडजस्टमेंट बनेगी ही नहीं, इग्नोर। ठीक है, ओके, इस प्रपोज डिविडेंड की एडजस्टमेंट नहीं बनेगी। अगर बनती तो आप क्या करते, 10% ऑफ इक्विटी शेयर्स, ओपनिंग बैलेंस 3 लाख, 3 लाख का 10% निकालते 30,000, और उसको कहाँ पर डालते, अगेन वही नोट्स में ऐड एंड फाइनेंसिंग में माइनस। ठीक है बच्चों, क्योंकि बेटा उन्होंने डिक्लेयर तो करा, जैसे कोई लड़की तेरा प्रपोजल ना अप्रूव करे, वही सेम बात हो गई ना। शेयर होल्डर्स को एजीएम में डिविडेंड का परसेंटेज वो किया गया, बताया गया, पर वो अप्रूव नहीं हुआ। ठीक है बच्चों, ओके, समझ आया है कॉन्सेप्ट। अब आप करोगे इसका रिमेनिंग कंटेंट।